मैं ये मान के चल रही थी कि ये मैं बहुत कोई अच्छी कहानी लेने जा रही हूँ, जिसमें गाँव वालों से जब मैं मिलूँगी तो वो कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद अख़लाक़ की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात है और अब हम लोग सब प्रेम से रह रहे हैं। जो मुझे पता चला जब मैं वहाँ पहुँची, इस कहानी का कुछ पहलू मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर पाई अपने कैमरे से, और ज़्यादातर जो कहानी थी वो मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि खुद मेरी जान को खतरा था जब मैं इस गाँव में पहुँची। और यानी उनका ये कहना था कि अख़लाक़ की हत्या के बावजूद भी ये बेगैरत लोग इस गाँव में क्यों बसे हुए हैं? इनकी महिलाओं के साथ जब तक हम यौन हिंसा नहीं करेंगे, तब तक ये लोग इस गाँव में रहेंगे। ये एक ऐसी कहानी थी कि एक पत्रकार के तौर पर जिसने मुझे झिझोड़ दिया। कई दिन तक मैं रात को सो नहीं पाई और मैं इस पूरे घटनाक्रम को जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी मौजूद थे, और एक ऐसा पल आया इसी दौरान जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी कि मुझे लगा मैं और मेरे कैमरा पर्सन सेफ नहीं हैं, और हम बहुत खामोशी के साथ बातचीत अधूरी छोड़कर हम वहाँ से उस गाँव से निकल आए। 28 सितंबर 2015 का ये घटनाक्रम था। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर से बाकायदा घोषणा हुई थी कि अख़लाक़ ने या तो गौमांस काटा है या उसको रखा है, उसके फ्रिज में ये है, और उसके बाद उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी और बेटे दानिश को घसीटकर बुरी तरह पीटा गया था। अख़लाक़ की अस्पताल में मौत हो गई थी और दानिश को बाद में सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा था, जिसके बाद वो ठीक हुआ, बेहतर हुआ। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल, पिछले 11 साल के कार्यकाल की जो कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए, पूरा मोदी काल जो 11 साल से चल रहा है, जो चीजें, जो घटनाक्रम इसको सिंबलाइज करते हैं, उनमें एक चीज है लिंचिंग। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के बाद पहला ऐसा घटनाक्रम पेश आया लिंचिंग का, जिससे पूरी दुनिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई। और ये खबर थी अख़लाक़ की, एक अख़लाक़ जिसको गौ हत्या के नाम पर या गौ मांस खाने के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर दी उसी के गांव वालों ने, उसी के पड़ोसियों ने। ये एक ऐसी घटना थी जिसने कि पूरे के पूरे देश और समाज की, मैं कहूंगी, आत्मा को हिला कर रख दिया था। अब 10 साल गुजर जाने के बाद अख़लाक़ के जो 19 आरोपी, यानी हत्या के जो आरोपी थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन सब से मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन इस खबर पर बताने से पहले आपको मैं चाहती हूँ, 2 तस्वीरें आप ये देखें, दोनों खिड़कियों में आप देखिए। एक तरफ आपको अख़लाक़ नज़र आता है, दूसरी तरफ ये सम्मानीय मंत्री हैं भाजपा के असम के, जो गोभी की याद दिला रहे हैं, गोभी की खेती की याद दिला रहे हैं। एक तरफ अख़लाक़ को आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ गोभी की खेती। आखिर क्या भला है? क्यों कह रहे हैं ये कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, यानी बिहार इस बात की इजाजत देता है कि गोभी की खेती की जाए। 1989 का भागलपुर का, जिसे लोग दंगा कहते हैं, लेकिन वो कत्लेआम था मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें 1000 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को छिपाने के लिए खेत में शव छिपाए गए थे और उसके ऊपर गोभी के जो जो पौधा था वो लगा दिया गया था। इसी बात को, यानी जैसे ही बिहार में भाजपा और एनडीए की जीत की खबर आई, सबसे पहले ये मंत्री महोदय जो हैं, अशोक सिंघल इनका नाम है ना, सोशल मीडिया पर ये तस्वीर पोस्ट कर दी। इस बात को कई रोज गुजर चुके हैं। इस बात में कोई अभी तक ना तो माफी मांगना, ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना, ना प्रधानमंत्री का कोई बयान आना, ना ही ऑपोजिशन की तरफ से भी 2-4 अगर नेताओं को हम छोड़ दें तो कोई इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है कि ये आदमी फिर से बिहार में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी दे रहा है। एक सॉफ्ट नहीं, मैं नहीं कह सकती इसको सीधे तौर पर, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि बिहार में ये जो गोभी फार्मिंग है, इसके क्या मायने हैं, वो लोग समझते हैं। तो जिन लोगों को ये टारगेट करके ये लिखा गया है, ये पिक्चर ट्वीट की गई है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं। वो लोग भी जो इस
ट्वीट के विक्टिम हैं और वो लोग भी जिस पूरी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्वीट किया गया है। नाइंसाफी की ये दो तस्वीरें हैं, यानी एक तरफ आप ये देखिए एक व्यक्ति जिसका इसी बहुसंख्यकवादी हिंसक जो राजनीति है उसका शिकार हुआ अखलाक, मोहम्मद अखलाक, उसकी हत्या कर दी गई उसी के पड़ोसियों के जरिए और उसके दो बेटों को उन्हीं की चौखट पर, उनकी घर की चौखट पर इतना मारा गया कि वो पूरे तरीके से बेहाल हो गए और बेहोश हो गए। उनको मरा हुआ समझ के वो लोग चली गई एक जो हिंसक भीड़ थी। और दूसरी तरफ आप इस मंत्री को देख रहे हैं जो हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, हिंसा को अप्रूव कर रहा है, इस बात की इजाजत दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है, क्यों केस वापस लेना चाहती है? वो ये कह रही है कि यूपी सरकार ने कोर्ट में, मैंने आपको बताया कि 19 जो लोग हैं उनके खिलाफ केस वापस लेने की ये बात कही है और वजह बताई है कि गवाह जो हैं अपनी बयानबाजी में फर्क है, एक तरफ एक तरह का बयान देते हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरह का बयान देते हैं। इसलिए अच्छा यह है कि मुकदमा ही वापस कर लिया जाए और फिर कभी ही ना पता लगाया जाए कि आखिर मोहम्मद अखलाक को मारा तो किसने मारा। अब ये कह रहे हैं कि पहले जो पुलिस को बयान दिया गया 161 धारा सीआरपीसी की, उसमें किसी आरोपी का नाम साफ नहीं बताया गया। बाद में मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी में ये मामला दर्ज हुआ। अखलाक की पत्नी ने 10 लोगों के नाम बताए, बेटी ने 6 लोगों के नाम जोड़ दिए, दानिश ने 3 और लोगों के नाम बता दिए। और सरकार का ये कहना है कि एक ही परिवार के बार बार जो बयान बदल रहे हैं इससे एक तरह का संदेह पैदा होता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पास से हथियार भी बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस को सिर्फ डंडे मिले हैं, सरिया मिले हैं और ईंटें मिली हैं। और साथ साथ सरकार ये भी कह रही है कि कोई भी बंदूक या तेज हथियार नहीं मिला जिससे गंभीर सबूत माना जाए कि किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है। आप सोचिए, कॉमन सेंस के भी खिलाफ है ये बात कि 10 साल बाद अखलाक की, उसके शरीर को तो इंसाफ नहीं मिला लेकिन उसकी रूह को भी अब इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा कि किस तरह से अखलाक की हत्या के जो जो आरोपी हैं ये लोग, इनके खिलाफ मामला वापस लिया जा रहा है। क्योंकि पहले से भी सरकार कहती है इनके बीच कोई दुश्मनी का रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि ये लोग एक ही गांव के रहने वाले थे और केस डायरी में जिक्र नहीं है कि आरोपियों की अखलाक के परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी थी। और आप जानते हैं कि पहले ही तमाम ये जो आरोपी हैं ये जमानत पर बाहर है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ उनमें से एक आरोपी जो जेल गया था, उस आरोपी की बताया जाता है कि मच्छर के काटने से, मलेरिया या कोई भी बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद वहां बीजेपी के बाकायदा नेता शामिल थे और जो गांव के लोग थे उन्होंने तिरंगे में लपेट कर उस व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार था वो किया। यानी वो जो हमारे शहीदों को हासिल होता है, जो हमारे जवानों को जो हम उनको हासिल होता है, वो सम्मान दिया गया इस व्यक्ति को जो आरोपी था मोहम्मद अखलाक की हत्या का। ये दौर भी हमारी नजरों ने, ये दौर भी हमारे इतिहास ने देखा है जब समाजवादी पार्टी की उस वक्त सरकार थी और समाजवादी पार्टी को भी दबाव में उसके परिवार को 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अनाउंस करना पड़ा था। 28 सितंबर 2015 का ये घटनाक्रम था। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर से बाकायदा घोषणा हुई थी कि अखलाक ने या तो गौमांस काटा है या उसको रखा है, उसके फ्रिज में ये है। और उसके बाद उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी और बेटे दानिश को घसीट कर बुरी तरह पीटा गया था। अखलाक की अस्पताल में मौत हो गई थी और दानिश को बाद में सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा था, जिसके बाद वो ठीक हुआ, बेहतर हुआ। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी 2015 की नहीं है, 2019 की है। यानी अखलाक की हत्या के 4 साल बाद मैं उस गांव में पहुंची। ये तस्वीर आप ये देखिए। और ये रिपोर्ट मैंने द वायर के लिए फाइल की थी 2019 में। और मुझे अंदाजा ये था कि इन 4 सालों में जो एक एक इंसान का मन था, मैं ये सोच रही थी, मेरे मन में ये बात थी कि इन 4 सालों में जो भी इनके बीच नफरत हुई होगी वो हल्की हो गई होगी, कम हो गई होगी। और मैं ये मान के चल रही थी कि मैं बहुत कोई अच्छी कहानी लेने जा रही हूँ जिसमें गांव वालों से जब मैं मिलूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद अखलाक की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत नाइंसाफी की बात है और अब हम लोग सब प्रेम से रह रहे हैं। जो मुझे पता चला जब मैं वहां पहुंची, इस कहानी का कुछ पहलू मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर पाई अपने कैमरे से, और ज्यादातर जो कहानी थी वो मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझे इजाजत नहीं मिली, क्योंकि खुद मेरी जान को खतरा था जब मैं इस गांव में पहुंची। और 4 साल गुजरने के बाद, मोहम्मद अखलाक की हत्या के 4 साल के बाद जब मैं इस गांव में पहुंची तो मुझे वो देखने को मिला, नफरत और हिंसक भाषा जो अपने ही गांव के वो मुस्लिम परिवार जो अभी भी बच गए थे अखलाक की हत्या के बावजूद भी
उनके खिलाफ जिन लोगों ने इस्तेमाल की, और उनमें बुजुर्ग जो चाचा ताऊ जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुजुर्ग चाचा ताऊ जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, मैंने उन्हें अपना नाम नहीं बताया, अपनी कोई धार्मिक और सामाजिक पहचान नहीं बताई, और मैं उम्मीद कर रही थी कि इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये लोग आते हैं जहां से मैं आती हूँ, और ये देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे मेरे कस्बे के कोई चाचा या ताऊ हो। और मुझे लगा कि ये कोई ऐसी शांति की मीठी भाषा बोलेंगे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम औरतों के खिलाफ, मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और उन्होंने मुझसे कहा कि अखलाक मर गया क्योंकि उसका वक्त आ गया था, क्योंकि उसका दोष ही ऐसा था। और ऑफ कैमरा जो उन्होंने, और उसके बाद मेरा कैमरा उन्होंने मुझे अपने से, यानी मेरा माइक उतार के फेंक दिया। और उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने जिस हिंसा का इस्तेमाल किया, हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया, यौन हिंसक शब्दों का, कि इनकी महिलाओं के साथ ऐसा करना पड़ेगा तभी ये लोग इस गांव से जाएंगे। यानी उनका ये कहना था कि अखलाक की हत्या के बावजूद भी ये बेगैरत लोग इस गांव में क्यों बसे हुए हैं। इनकी महिलाओं के साथ जब तक हम यौन हिंसा नहीं करेंगे तब तक ये लोग इस गांव में रहेंगे। ये एक ऐसी कहानी थी कि एक पत्रकार के तौर पर जिसने मुझे झिझोड़ दिया। मैं कई साल, कई दिन तक मैं रात को सो नहीं पाई, और मैं इस पूरे एक घटनाक्रम को जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन भी मौजूद थे, और एक ऐसा पल आया इसी दौरान जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी कि मुझे लगा मैं और मेरे कैमरा पर्सन सेफ नहीं हैं, और हम बहुत खामोशी के साथ बातचीत अधूरी छोड़कर हम वहां से उस गांव से निकल आए। उस गांव से हम निकल आए, हमारे शरीर निकल आए, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी उस गांव में रहता है और सोचता है कि मैं समझाऊं उन ताऊ को, उन चाचा को, और कहूं कि आप तो बिल्कुल मेरे जैसे थे, आप मेरी जैसी भाषा बोलते थे, आप मेरे गांव और मेरे कस्बे के थे, ये आपको क्या हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हिंसा की ये राजनीति है, ये मैं आपको दिखाने, इसलिए मैंने दो तस्वीरें दिखाई। आप जब उच्च स्तर पर मंत्री और नेता इस बात की इजाजत देते हैं, प्रोवोक करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये जायज है कि आप एक समुदाय से नफरत कीजिए, उनके खिलाफ हिंसक आप भाषा का इस्तेमाल कीजिए, उनके खिलाफ अपने मन मस्तिष्क में हिंसा पालिए, तो इसी तरह से जो मोहम्मद अखलाक हैं, ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है। ये बेहद अफसोस की बात है कि 10 साल गुजर जाने के बाद एक ऐसा हादसा, एक ऐसा, मैं कहूंगी, जुर्म और अपराध जिसने बहुत खराब रीजन की वजह से पूरे जो दुनिया का नक्शा था उस पर भारत को ला दिया, कि भारत में हिंदू और मुसलमान कितने बटे हुए हैं, कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और किस तरह से लोग सड़कों पर लिंचिंग कर रहे हैं। आज मोहम्मद अखलाक को फेल कर दिया, नाकाम कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि किस तरह से 19 आरोपियों को बजाय इसके कि उन्हें भारत के कानून के तहत सजा दी जाती और इंसाफ मिलता, जिंदगी में ना सही तो कम से कम मौत में, मौत के बाद इंसाफ मिलता मोहम्मद अखलाक को, उनकी रूह को, उनके परिवार वालों को। लेकिन एक और नाइंसाफी की ये कहानी अपने सामने देख रहे हैं आप।